कैसे हो बच्चों? मैम बढ़िया, आप कैसी हो? मैं तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हूँ मैं। और मुझे तो ये बच्चे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं सभी, तभी तो हम वीडियो ऑन कराते हैं। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। चलिए लेट्स स्टार्ट। वैसे आज ये सुनने में आया है कि आज बिटिया दिवस है। हैप्पी बिटिया दिवस टू ऑल ऑफ यू, है ना? आज सुनने में आया है, देखा है ऐसे इधर उधर मीडिया पे। थैंक यू। और जब बेटियां बहुत ज्यादा ग्रोन अप करती हैं, करियर में करे या कहीं भी करे, थॉट्स में करे, बहुत अच्छा लगता है। इट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट, है ना? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का फैक्ट्स ऑफ द केस। वेरी गुड मॉर्निंग मयंक। yesterday what we were doing, we were on the question of define proposal। हमने डिफाइन कर दिया, बता दिया एग्जामिनर को ऐसे डिफाइन होगा, अब समझ लो। और बहुत अच्छे से हमने उसे समझा भी दिया है, आपको कोई नहीं रोक सकता स्कोरिंग करने से, ठीक है? नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल। देखो आप ये तो कह दोगे मैडम रोज वही लेके बैठ जाती है, बोर हो गए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समझ नहीं आया। ऐसा भरना है दिमाग में आपको, बिकॉज प्रैक्टिस, हम भी सुनते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और ये दो चीज, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस से भी ज्यादा जरूरी है फॉर्मेशन, क्योंकि यहीं से तो कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट? चलिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त को हम कर रहे थे। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के फैक्ट्स मैंने बहुत डिटेल में, और इवन हमारा एक लेक्चर गया था पूरा इस पर, समझाए हुए हैं, ठीक है? किस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में झगड़ा किस बात का था, कौन बताएगा मुझे? क्या हुआ था इस केस में? कृतिका बताएंगी। मैंने बोला था ना, मैम उसका नेफ्यू खो गया था। यस, नॉट गुड कम्युनिकेशन। नहीं, गुड और बैड की बात नहीं है ध्रुव, यहाँ पे गुड और बैड कम्युनिकेशन की बात नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? सी, मैं एक बार फिर से आपको वर्बली भी बताती हूँ, लिखवाऊंगी भी एक एक वर्ड, ठीक है? जनरल ऑफर की बात आ रही है। हमारा हेडिंग क्या है कि हमने दो टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़े हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल ऑफर जब होता है, दैट मींस दैट इज पब्लिक एट लार्ज, वो सबके लिए ओपन होता है। अब जिसकी नॉलेज में आ जाए, ठीक है, और वो परफॉर्मेंस शुरू कर दे, उसको देख करके उसकी कंडीशंस फॉलो कर दे, उसमें जो लिखा है उस चीज को फॉलो करता चला जाए, तो दैट मींस ही हैज एक्सेप्टेड, कम्युनिकेट हो गया, ये मान के चलता है लॉ इसमें, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें ये मान के चलता है कि अगर किसी ने परफॉर्म शुरू करती है, ठीक है, तो बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ दैट ऑफर जो दिया है, या फिर आपको पता चल गया है, लेकिन जब आप अनअवेयर हो किसी बात के बारे में, उसका कम्युनिकेशन ही आप तक नहीं हुआ है, जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है, दैट मींस आपकी नॉलेज में नहीं आया है वो। और हमने क्या पढ़ा था कि प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाता है? when it came into the knowledge of ऑफरी, जब ये ऑफरी की नॉलेज में आ जाए तब ये कंप्लीट होता है ना? लेकिन यहाँ पे तो वो उसकी नॉलेज में ही नहीं आया। समझ रहे हो आप? इसमें क्या हुआ, ए और बी है जी, ए और बी है, यस ध्रुव। अब गुड कम्युनिकेशन बैड कम्युनिकेशन की बात नहीं थी वहां पे, सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो अच्छा बुरा तो क्या, है ना? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम इस केस को पढ़ रहे हैं ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में। ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, अगले को पता तो हो कि ऑफर क्या निकला है। अब सी हियर, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड
द ऑफर मस्ट बी बिकम नोन टू द इंटेंटेड ऑफरी। इंटेंटेड ऑफरी जिसको किया गया है उस तक तो जाए, उस तक तो पहुंचे बात, है ना। जब बात अगले तक पहुंची ही नहीं है तो फिर तो कहानी खराब होनी होनी है ना। कोई हाँ कैसे कर देगा? हाँ भी तो वो तभी करेगा जब उसे पता होगा कुछ। द डेफिनेशन ऑफ ऑफर इज अंडर section 2A has used the word signify, which implies that the offer must move to its intended target. Intended target क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट, सपोज कुछ बेचने के लिए ऑफर हुआ है, मुझे अपना ये मोबाइल फोन बेचना है 5,000 में, तो मेरा इंटेंटेड टारगेट है इसको बेचना, तो तभी तो पहुंचेंगे जब एक प्रॉपर वे में होगी सारी चीजें, है ना। तो विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द ऑफर ए पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट इट। जब आपको पता ही नहीं है तो स्वीकृति कैसे दे दोगे आप किसी को? जब आपको पता ही नहीं है कि अगले दिन अपॉइंटमेंट है किसी चीज का, तो हम एक्सेप्टेंस कैसे दे देंगे किसी बात की? तो वी मस्ट बी अवेयर कि कोई ऑफर निकला है एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, हम उसको स्वीकृति देने जा रहे हैं नहीं देने जा रहे हैं। अब इस पर लीडिंग केस क्या है? लीडिंग केस है इस पे लालबंद शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसको फटाफट लिखेंगे। इसको फैक्ट्स के रूप में आप बता सकते हैं, जैसे कि मैं लिखने जा रही हूँ, आप ऐसे ही बताएंगे इसको, ठीक है। ए पर्सन पीस नेफ्यू, यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस, ए पर्सन पी है जो पीस नेफ्यू हु लिव्ड विद हिम, जो उसी के साथ रहता था। पी का एक भतीजा है जो उसी के साथ रहता था। एब्सकंडेड, एब्सकंडेड कहते हैं भाग गया, घर से चला गया। एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम, घर से भागने में सब बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, है ना। जब एक एज होती है जब पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती, अरे सारा दिन पढ़ना पढ़ना रखते हैं हमारे सिर पे, वो घर से भाग गया वो भी, जबकि फिर वापस घर में आया, है ना। तो ऐसे ऐसे थॉट्स नहीं होने चाहिए। आफ्टर द सर्वेंट, अब हुआ क्या? पी का भतीजा था। पी सेंट हिज एम्प्लॉय कौन? सर्वेंट उसका। हिज एम्प्लॉय आर उसका एम्प्लॉय मान लेते हैं हम, है। इन सर्च ऑफ द बॉय, जा भाई ढूंढ के ला, मेरा भतीजा खो गया, बहुत ही गलत हो गया। इन सर्च ऑफ द बॉय, आफ्टर द सर्वेंट, ये सर्वेंट है जो इसका एम्प्लॉय था, ये सर्वेंट है। आफ्टर द सर्वेंट लेफ्ट, जैसे ही सर्वेंट ने घर छोड़ा, ये घर से चल चुका है। ये जो सर्वेंट है ये घर मैम से, पी तो नेफ्यू है, हाँ, पीस तो का, पी कैसे एम्प्लॉय को भेज? पीस एपोस्ट्रोफी एस लगा है, पीस नेफ्यू, पी का नेफ्यू, पी का भतीजा। अच्छा, और मुझे पी का भतीजा, देखो मैं हिंदी में समझा रही हूँ बहुत साफ सुथरे अक्षरों में। एक व्यक्ति है पी नाम का, तो उसका जो भतीजा है who lived him with him, जो उसके साथ रहता है, with him, absconded from home, घर से भाग गया। P sent, P ने एम्प्लॉय भेजा आर नाम का, आर उसके सर्वेंट का नाम है, ठीक है। इन सर्च ऑफ द बॉय, कि जाओ मेरे भतीजों को ढूंढ के लाओ। आफ्टर द सर्वेंट लेफ्ट, जैसे ही आर ने घर छोड़ा, पी जिसका भतीजा खो गया था उसने क्या किया? पी अनाउंस्ड अ रिवार्ड, ने इनाम की घोषणा की। यस, वेरी गुड। उसने एक रिवार्ड की घोषणा की, फॉर एनीवन हु फाउंड द मिसिंग नेफ्यू, कि जो भी इसे ढूंढ के लाएगा, मैं जो भी इसे ढूंढ के लाएगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। चले आगे, डन, भूलना नहीं है। यस मैम। हाँ,
अब हुआ क्या, आर, आर कौन है, आर कौन है इसमें, आर, सर्वेंट। जी, सर्वेंट। वेरी गुड, आर फाउंड द बॉय एंड आर ने उसे ढूंढ लिया, सर्वेंट ने उसे ढूंढ लिया, लो जी खुश हो गया, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि कुछ रिवॉर्ड दिया इस पे, इसने वो किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है, अभी भी सर्वेंट को नहीं पता था कि कुछ रिवार्ड इस पर इसने, गौरीदत्त ने रखा हुआ है, ठीक है। आर फाउंड द बॉय एंड केम टू नो ऑफ द अवार्ड, अब अवार्ड का उसे पता चल गया, केम टू नो ऑफ द अवार्ड ऑल्सो, he brought the boy back, now he demanded the reward from P, P कौन है, जिसका भतीजा खो गया था, मना कर दिया जी, ऑन पीज रिफ्यूजल, जब उसने मना कर, रिफ्यूजल कहते हैं मना करना, ऑन पीज रिफ्यूजल आर फाइल्ड ए केस, बताइए हेल्ड क्या हुआ था वो बाद में लिखवाऊंगी, आप पहले सोचिए क्या उसने जो क्लेम किया है उस रिवार्ड को लेकर के सही किया है, लीगली आप इसे डिसाइड करिए। नहीं मैम, क्योंकि वो उसको ऑफर पहले कम्युनिकेटेड था ही नहीं। हाँ वेरी गुड, क्योंकि उसे वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, और ऑफर की एक शर्त है ना, कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त है कि वो कम्युनिकेट होना चाहिए, वो एक दूसरे की नॉलेज में, चाहे एक्सेप्टेंस है चाहे प्रपोजल है, आ जानी चाहिए, नॉलेज में ही नहीं आएंगे, खुद ही सोचे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब लिखिए हेल्ड, हेल्ड से पता चल जाएगा ये डिसीजन यहां से शुरू हुआ, इट वाज हेल्ड, तो ये कब का केस है बच्चों, 1913। 1930। 1913, ठीक है, इसको याद रखना है, इट वाज हेल्ड, क्या हेल्ड हुआ वहां पे कि देयर वाज नो एग्रीमेंट, इट वाज हेल्ड दैट there was no agreement between P and R, एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट की तो शर्त है एक दूसरे की नॉलेज में तो आए, P and R, because the servant had done, और बाय वर्च्यू ऑफ जो उनका रिलेशन था मास्टर और सर्वेंट का, तो भी उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो जाए और उसको ढूंढ करके लाए, ठीक है, तो भी उसकी ड्यूटी पूरी पूरी बनती थी, बीइंग अ सर्वेंट ऑफ पी, कि जाए और उसको ढूंढ के लाए, सर्वेंट है बेटा ये, टी, बिकॉज द सर्वेंट हैड व्हाट डन द रिक्वायर्ड थिंग without being aware of the offer from P. Without communication of offer, without communication of offer from P, there was no question of acceptance.
देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस. Hence, there was no contract. End. It was our fourth point, and now fifth point. Offer may be conditional. क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए Yes. यस हो सकता है. क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है? नहीं मैम, वेरी गुड. सिर्फ एक ही क्योंकि फिर वो काउंटर ऑफर बन जाएगी. अमन अली, यस मैम. आज आप बड़े साइलेंट हैं. मैम क्या एक्चुअली बहुत मैम इशू होगा, बहुत कट रहा है बिल्कुल नेट हमारा, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी. नेट की कनेक्टिविटी नहीं है? यस मैम इशू होगा आज, पता ना क्यों. ओहो, तो आपको ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? मैम इतना ब्लर दिखाई देगा, पहली बात तो यही. शेड वगैरह ये भी ठीक दिखाई नहीं देगा. अच्छा, ब्लड दिखाई दे रहा है. देखिए, हम ऑफर को ही पढ़ रहे हैं. हम ऑफर का क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे लिखोगे. सेम हियर कनेक्टिविटी इशू. तो आपको जितना आ रहा है अभी, जितना कैच कर रहे हो, फिर इसका बैकअप ले लेना. ठीक है. ऑफर में बी Okay. कंडीशनल. नाउ हमने पढ़ा हुआ है कि ऑफर तो शर्त के साथ हो सकता है कि देखो, मैं आपको ये बुक बेचना चाहता हूं, लेकिन इस बुक में ये बात है, ये होना चाहिए कि मुझे पैसे सारे एक साथ ही मिल जाए. ठीक है. उसके साथ मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, MG हेक्टर खरीदना चाहता हूं, BMW खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त ये है, मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए जो पहाड़ों पे चले और माइलेज उसका कितना हो. आपने सेट लिख दिया, बिल्कुल ये माइलेज हो उसका. तो आपने कंडीशन के साथ ऑफर कर दिया, है ना. अब वो जो बता रहा है आपको, वो आपकी शर्त को, आपकी कंडीशन को देख करके आपको गाड़ी अवेलेबल करेगा. सर ये पहाड़ों में बहुत अच्छे से चलेगी और ये आपके हिसाब से है, लेकिन वो जो एक्सेप्टेंस देगा वो नहीं होगी कंडीशनल. क्यों? अनक्वालिफाइड होनी चाहिए. अगर उसने एक्सेप्टेंस के साथ कोई कंडीशन रख दी तो फिर वो काउंटर ऑफर में काउंट हो जाती है ना. उस ओरिजिनल ऑफर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, और फिर ऑफर और ऑफरर और ऑफरी की पार्टी भी चेंज हो जाती है. सो राइट हियर क्विकली, द ऑफरर is still the same issue. अमन अली, ध्रुव, आप लोगों को अभी भी यस मैम. यस मैम, अब जब आप बोलते हैं ना गिटार से चलता है. जब मैं बोलती हूँ तो क्या होता है? गिटार चल गया होता है, मतलब बजा गया हो कोई. गिटार सा चल रहा होता है. ये सिर्फ आपकी आवाज ब्रेक होती है ना. अच्छा अच्छा, तो ये सोच लो आज म्यूजिक की क्लास है. तो ऐसे कैसे चलेगा? आप अपने सबसे पहले तो आप अपने इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको सेट कीजिए. दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर यू, वेयर, है ना, क्योंकि यही एक समय है बिल्कुल जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, और ये हमारी 1-1.5 घंटे की जो भी क्लास होती है ये बहुत मायने रखती है आपके लिए. तो आप आज ही, ध्रुव आप भी, अमन अली आप भी आज अपना इंटरनेट सेट करेंगे, उसके कनेक्शन को बिल्कुल कंफर्म करेंगे. ठीक है. आपको 4G 5G जो भी लेना वो लीजिए.
बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब कम्युनिकेशन ही इसके थ्रू हो रहा है तो वो चीज स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए, द ऑफरर लिखिए, द ऑफरर इज फ्री टू इंक्लूड एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो क्या लिख रहे हैं हम, सी ऑफरर फ्री है टर्म्स एंड कंडीशंस इन हिज ऑफर, वो कोई भी टर्म और कंडीशन को इसमें ऐड कर सकता है। ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, लेकिन उधर से एक्सेप्टेंस में नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में अगर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। द ऑफरी में एक्सेप्ट द ऑफरी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ऑफरी जो होता है, जिसको हमने प्रपोज किया है, वो ऑफरी होता है, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है उन कंडीशन को और रिजेक्ट भी कर सकता है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। सी, यहां पर आप एक एग्जांपल लिखेंगे, an offer may be subject to any terms and conditions। इसमें एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको विजिबल है ये? यस मैम। ओके। अभी भी गिटार सा बज रहा है क्या अमन? अमन अली, अमन, ऑडिबल नहीं है? यस मैम। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? द ऑफरर में आस्क, ध्रुव आपको भी प्रॉब्लम हो रही है? The offerer may ask what? For payment. See, by RTGS, NEFT, ATC। ये था ना कि वो किसी भी तरीके से, अगर वो ये कहे कि ठीक है, सपोज मैं कह रही हूं मैं ये मोबाइल बी को बेचना चाहती हूँ, लेकिन आप पेमेंट मुझे एनईएफटी से करेंगे, ये मेरी शर्त है, उसे एनईएफटी से ही करना पड़ेगा, है ना। द ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, जो भी करना चाहता है, एंड द ऑफरी will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated invalid।
ठीक है बच्चों? अदरवाइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हमें तो कंडीशन के साथ ही उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप किसी को प्रपोजल दे रहे हो और आपको रिप्लाई मिल रहा है विद कंडीशन, तो दैट मीन्स वो काउंटर ऑफर है। एक्सेप्टेंस तो कंडीशन के साथ नहीं होगी, है ना, सिर्फ ऑफर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा 6, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। दैट इज 5th ना, ऑफर मस्ट बी, फटाफट लिखिएगा बस, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है बेटा भिन्न होना चाहिए, इससे अलग होना चाहिए, इससे डिफरेंट होना चाहिए। फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर भी वर्बली, जब मैंने लेक्चर दिया था इसका तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, यू हैव टू राइट ओनली फ्रॉम इनविटेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। देखो एक बात होती है, क्वेश्चन दो स्टूडेंट नहीं पूछते हैं, दो तरह के, या तो वो जिसको सारा समझ आ गया है, या वो जिसे कुछ भी समझ नहीं आया, है ना। जिसे सब कुछ समझ आ गया उसका भी डाउट नहीं होता, और जिसे कुछ समझ ही नहीं आया वो पूछे क्या। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दो, डाउट अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। इनविटेशन टू ऑफर में किसी को भी डाउट हो, इनविटेशन टू ऑफर में नहीं, कहीं भी किसी को भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। सी एन ऑफर must not be seen to be there when only an invitation to make an offer। लॉ के फील्ड में एक बहुत मतलब क्या कहूं उनको, एस्टीम्ड प्रोफेसर हुए हैं, बहुत ही जाने माने प्रोफेसर हुए हैं, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी। उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसमें पता है उन्होंने क्या लिखा है, टीचिंग इज प्रोवोकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोकेशन? टीचिंग इज प्रोवोकेशन। जब आप क्लास में हो तो वो टीचर नहीं है जो स्टूडेंट को प्रोवोक ना करे क्वेश्चन पूछने के लिए। प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित ना करे, उनमें आग ना लगा दे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, आपको प्रोवोकेशन दी जा रही है कि आप पूछिए, और अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन पूछने की आदत डालिए। लॉ आता ही इंटरेक्शन से है, डिस्कशन से है। जब तक डिस्कस नहीं करोगे पता ही नहीं चल पाएगा हाउ टू प्रपोज, है ना। तो टीचिंग इज प्रोवोकेशन, लिख लो चाहे कहीं भी। जब आप टीचर बनोगे, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आते हो या कहीं भी आते हो, तो दिखना चाहिए, है ना। प्रोवोकेशन का मतलब होता है आपको उत्तेजित करना, किस चीज के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए। और बेटा ये वो आग है जो खुद से ही लगती है अंदर से, कोई और नहीं लगाता, याद रखना। वी आर ओनली टू सपोर्ट, टू असिस्ट यू हियर, आप लोगों की मदद के लिए है। लेकिन जो ज्वाला, जो ज्वार भाटा आपके अंदर उठेगा क्वेश्चन पूछने का और आपकी स्टडी को लेकर के, वो सिर्फ आप खुद ही जानते हो, है ना। तो ये ज्वार भाटा, ये प्रोवोकेशन उठनी चाहिए, होनी चाहिए, टू आस्क द क्वेश्चन विद इन द क्लास, है ना। अब मैंने एक दिन अपनी क्लास में बोला, एलएलएम की क्लास चल रही थी, कि दो ही तरह के, जैसे आप लोगों को बोला, दो तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एक तो वो जिसको सब समझ आ गया, एक वो जिसको कुछ भी समझ नहीं आया। एक बच्चे ने मुझे रिप्लाई किया, मैम एक कैटेगरी और होती है। मैंने कहा कौन सी?
कह रहे वो जिनको पता तो है कि क्या पूछना है, लेकिन वो विद इन द क्लास शर्म की वजह से पूछ नहीं पाते हैं। क्या ये भी कैटेगरी है? यहाँ नहीं होनी चाहिए ये कैटेगरी, ठीक है। आप ये शर्म का जो कुर्ता है ना, वो खूंटी पे रखा हो, यहाँ पे और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। आई एम ओनली फॉर यू। आपकी क्लास है, आप अपने इंस्टीट्यूशन में हैं, ठीक है। इसलिए वो चीज तो छोड़ दीजिए। कुछ भी आप गलत भी पूछ रहे हैं उसका भी रिप्लाई मांगिए हमसे, और गलत सही उस चीज को तो छोड़ दीजिए। बस आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा है, उसे पूछ डालिए, है ना। गलत सही कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। मेरे हिसाब से कोई गलत है, आपके हिसाब से कोई चीज सही है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड? कोई गुड एंड बैड नहीं होता। इसलिए पूछिए, बेहिचक पूछिए जो भी आपको पूछना है। इस पूछने से ही आपकी नॉलेज एनहांस होगी, बढ़ेगी। समझ रहे हो ना। तो अगर कोई चीज क्लियर हो गई है, चलिए मूव फॉरवर्ड। और अगर नहीं क्लियर हुई है, मैम इसे बताइए, हमें समझाइए, वी वांट टू अंडरस्टैंड इट। हमें ऐसा सीए नहीं बनना है, हमें सीए बनना है तो सीए ही बनना है ना। चलिए, मेक एन ऑफर इज अनाउंस्ड, ये हेडिंग है हमारा। इसको अलग करने के लिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है इसको। मेक एन ऑफर इज अनाउंस्ड or there is a mere expression. mere expression, मात्र। mere का मतलब होता है केवल, only, mere expression of desire to do something. sometimes क्या होता है, sometimes a person may make a statement, कभी कभी कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, जैसे मैंने आपको टेंडर बताए थे, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बताया था। sometimes a person may make a statement STATEMENT। अपने स्पेलिंग भी सही रखेंगे, अपने स्पेलिंग बिल्कुल ऐसे करेंगे, स्पेल करनी सीख जाइए चीजें, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। हिंदी में भी मात्राओं का ध्यान रखेंगे, हर चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको परफेक्शन के साथ पढ़ाई करनी है। विच लुक्स लाइक एन ऑफर but is not actually so. ऐसा है नहीं कि वो ऑफर है, therefore cannot be accepted, cannot be accepted, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्कुलेशन ऑफ कैटलॉग्स बाय बुक सेलर्स, circulation of catalogs by booksellers, publication of timetable by railways, etc। ये सब क्या है? ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। सर्कुलेशन ऑफ कैटलॉग्स बाय बुक सेलर, पब्लिकेशन ऑफ टाइम टेबल बाय रेलवेज, etc वुड बी एग्जांपल ऑफ, लिखिए बेटा, वुड बी एग्जांपल्स ऑफ किसके? एन इंटेंशन टू, एंड इंटेंशन सिर्फ एक इंटेंशन है, इनविटेशन टू ऑफर है इंटेंशन, एंड नॉट एन ऑफर।
कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। अमन आवाज, मैम अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा ना? हाँ बेटा राधा, पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 5th। नाउ अमन क्या कह रहे हो आप? लिख करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय राइटिंग इन चैट बॉक्स। मैम जो आपने डेफिनेशन लिखाई है इस पॉइंट की, हाँ कृतिका आप तो बोल भी सकते हो बेटा। डेफिनेशन कहाँ लिखवाई है मैंने, किस पॉइंट की? मैम एक्चुअली ना ये वाला पॉइंट मेरे को क्लियर तो है, लेकिन जो आपने लैंग्वेज लिखवाई है एक बार आप उसको पढ़ के बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। An offer must not be seen to be there only when only an invitation to make an offer is announced। ये क्या कह रहा है? एक ऑफर को सिर्फ इसलिए नहीं उसको ऑफर जाना चाहिए जब वो केवल इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है। जब आपको सिर्फ इनविटेशन टू मेक एन ऑफर आ रहा है, आप सिर्फ ऐसे ही मत कीजिए उसको, आप उसको ऐसे मत लीजिए। ये आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है। is announced or there is mere expression or of desire to do something, या फिर सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में एक अभिव्यक्ति तो होती है कुछ करने की, प्रोस्पेक्टस है, टाइम टेबल है रेलवेज के, ये सब कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब सपोज डमी का ही एग्जांपल ले हम, शॉपकीपर है, उसने एक्सप्रेस कर रखे हैं अपने सारे, डिस्प्ले किए हुए हैं अपने सारे जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, तो दैट इज एक्सप्रेशन ओनली, दैट इज ओनली कि वो कस्टमर को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आइए और हमें ऑफर कीजिए, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सन मे मेक ए स्टेटमेंट, कभी कभी कोई व्यक्ति एक स्टेटमेंट भी बनाता है, एक कथन भी करता है, ठीक है, यानी कि कुछ कह देता है, एक स्टेटमेंट विच लुक्स लाइक एन ऑफर बट इज नॉट एक्चुअली सो, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है। दैट इज जैसे टेंडर में है, टेंडर क्या है? दैट इज इनविटेशन टू ऑफर ओनली। मैंने आपको ऑक्शन समझाई थी, ऑक्शन इज इनविटेशन टू ऑफर ओनली। कोई भी स्टेटमेंट अगर हम देते हैं, दैट इज ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ आवर विलिंगनेस, कि हम कस्टमर को इनवाइट कर रहे हैं, कम एंड ऑफर अस, आइए और हमें आप प्रपोज कीजिए। देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इनविटेशन टू ऑफर है ओनली, उसकी स्वीकृति नहीं जाती है। उसमें तो क्या होता है, वापसी हमें उसको वो करना पड़ता है, प्रपोज करना पड़ता है, प्रपोजल देना पड़ता है, प्रस्ताव देना पड़ता है। जैसे सपोज आप किसी शॉप पे गए हो, डमी रखी है, आपने वो देखा, आपको पर्पल ड्रेस या रेड ड्रेस बहुत पसंद आ गई, आपने उसे ली, आप शॉपकीपर के पास गए, ये 230 पे, अब प्राइस उस पे लगा हुआ है, प्राइस उस पे लगा हुआ है, कितना प्राइस है? 230 है अगर वो ड्रेस, वैसे 230 में तो किसी की भी नहीं आती है, चलो 500 की है वो, है ना, 500 की है वो ड्रेस। तो आपने शॉपकीपर को जाके बोला, ये आप 500 का जो टैग लगा रखा है, क्या ये 500 में देंगे? ये मुझे 450 में चाहिए, क्या आप इस ड्रेस को 450 रुपये में मुझे देंगे? ऑफर आपने किया, उस डमी पे जो वो उन्होंने ड्रेस शो की हुई थी, डिस्प्ले की हुई थी, तो शॉपकीपर ने ऑफर नहीं किया, ऑफर आपने वापस आके किया, समझ रहे हो ना? तो ऑफर पलट के कस्टमर करते हैं। आपको मैंने क्या बोला था कि उन्होंने तो सिर्फ डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है हमारा, तो ये है जी, देख लो ये चीजें, हमने तो ये कह दी बात, अब हमने सेलेक्ट किया जो हमें अच्छा लगा, हमने वो लिया, हमने जाके बोल दिया, दैट इज ओनली। अब सर्कुलेशन ऑफ कैटलॉग्स बाय बुक सेलर, बुक सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 200 का है, बुक बाय
अवतार सिंह कॉन्ट्रैक्ट पे, अवतार सिंह की एक बुक है, वो इतनी है, वो इतने की है, वो इतने की है, तो उसने पूरा कैटलॉग अपनी बुक का पब्लिश किया हुआ है, उसको सर्कुलेट कर दिया। तो वो तो हम पे डिपेंड करेगा, हम उसमें से कितना सेलेक्ट करें, कितना चूज करें, कितना उसको, फिर उसको जो भी हमें चाहिए, हमने जो हमें चाहिए हमने वो बुक ले ली, और फिर हमने क्या ऑफर किया उसको शॉपकीपर को कि ये बुक हमें चाहिए, आप हमें से 230 में दे दीजिए। ठीक है, अब हुआ क्या, रेलवेज का टाइम टेबल है वो भी यही होता है, हमें ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर हमें कहीं 10 बजे जाना है तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे, उस ट्रेन को सेलेक्ट करेंगे टाइम टेबल में देखते हुए जिसमें हमें जाना है। हम ऐसे थोड़ी 7 o'clock वाली में चले जाएंगे जो 11 बजे जाने वाली है, 7 o'clock वाली में क्यों जाएंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि चलिए हम इसके लिए ऑफर कर रहे हैं आपको, आप हमें इसकी सर्विस दीजिए, फिर वो हमें उसका टिकट देगा। सो वुड बी एग्जांपल्स ऑफ एन इंटेंशन, सिर्फ इरादा है, इरादा है कपड़े बेचने का, इरादा है रेलवे का सर्विस देने का, और इरादा है बुक सेलर का बुक बेचने का। दीज आर ओनली एन इंटेंशन एंड नॉट एन ऑफर, और ये ऑफर में नहीं हो सकते हैं तब्दील। समझ रहे हो, इनको ऑफर में नहीं किया जा सकता। अगर इनको ऑफर में किया जा सकता तो ये फिर इनविटेशन टू ऑफर नहीं होते, फिर तो डायरेक्ट जितने में लिख दिया भाई, अगर 1000 की ड्रेस है 1000 में ही लेनी है, क्योंकि पलट के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। एक्सेप्टेंस तो कंडीशन के साथ नहीं हो सकती कि देखो 500 नहीं 400 में दे दो, फिर तो हम ही ऑफर कर रहे हैं। तो दैट दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ये पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे इसके ऊपर, और कुछ और है जो समझना है। द ऑफर मस्ट बी, नेक्स्ट हेडिंग कृतिका बेटा कुछ नो मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं। दो ऑफर मस्ट एक्सप्रेस, ओ सॉरी, द ऑफर मस्ट बी, इट इज 7th ना, 5 6, इट इज 6। ऑफर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर मस्ट बी, ये तो 7th है मैम। टू क्रिएट, मैम 7 7th है ये, 7th। 7 नहीं है, यस मैम। चलिए 7 कर लेते हैं। मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जल्दी लिखिए। एन ऑफर मस्ट बी सच दैट, इसको अंडरलाइन में कर रही हूँ सो दैट इसको अलग ही, ऑफर मस्ट बी सच दैट when accepted as an offer, when accepted as an offer must create legal relationship, legal relationship करे। if such an invitation is accepted, if मैम सच दैट के बाद क्या है सेकंड लाइन में? such that when accepted as an offer must create, offer must थोड़ा be वो दिख रहा है हाँ मैम, थोड़ा वो दिख रहा है ब्लर। ब्लड दिख रहा है। जी मैम। मैम आपकी तरफ से ठीक है, इनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद। हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मैम, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम शो हो रहा है ना एक उनके। मिनट बच्चों, वेट फॉर अ मिनट ओनली वन, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज चल रही है हमारी। मैम क्लियर है, क्लियर है मैम बिल्कुल। अब दिख रहा है। हाँ जी मैम।
जी मैम। अब दिख रहा है बेटा? यस मैम। वेरी गुड। if such an invitation, सच नहीं, if an invitation is accepted, it will not give rise to any legal relationship. Example. एग्जाम्पल लिखिए बेटा इसका। एग्जाम्पल इज ए इनवाइटेड बी टू अ डिनर and B accepted the invitation. It is a mere social invitation. And A will not be liable. नहीं. Therefore, A will not be liable if he fails to provide dinner to B. A ने किसको इनवाइट किया? B को। चलिए शाम को मेरे घर पे आपका खाना है, आप आ जाइए, मैं बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे पार्टी दूंगा। अब बी तो बहुत खुशी के मारे बस ठिकाना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या जब वहां गए? हुआ ही नहीं कुछ, प्रोवाइड ही नहीं कर पाया। तो जब उससे वो डिनर प्रोवाइड नहीं करा पाया, बी का बहुत दिल दुखा जी। अच्छा मैं तो दोपहर को भी खाना नहीं खाया यार, इस वजह से कि डिनर मिलेगा, है ना। तो क्या बी अब कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? इनविटेशन टू महज एक देयर इज ए सोशल रिलेशनशिप ओनली। और सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं उन पर कभी भी क्लेम करके अमाउंट को नहीं लिया जा सकता। नाउ these questions relating to offer is complete. अब एक क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्वेश्चन आपका ये अब क्वेश्चन लिखते हैं एक्सेप्टेंस का फटाफट, क्योंकि हमने पढ़ तो रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डिफाइन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को डिफाइन कीजिए। व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स? एक बात बताइए, काइंड्स ऑफ ऑफर मैंने आपको सारे लिखवा रखे हैं, सब लिखवाए थे? यस मैम।
ओके, आज कुछ नोट्स भेजूंगी, 3 पेजेस की जगह छोड़ दीजिए, उसमें वो आप लिखेंगे और उसके बाद इन दो क्वेश्चन का टेस्ट होगा 3 का। ये एक्सेप्टेंस होते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ रिवोकेशन का एक क्वेश्चन रह जाएगा इसके बाद। ठीक है, हम इसको वाइंड अप कर देंगे। अब इसमें यहाँ पे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट, इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमें ये कंप्लीट कर देना है। एन एक्सेप्टेंस इज द, लिखिए आंसर लिखिए, फिर इनका टेस्ट भी होगा आपका, याद रखना। ठीक है, और टेस्ट में एक कोमा भी गलत ना हो जाए, ये सोच के चलना है आपको। एन एक्सेप्टेंस लिखो बेटा, is is the manifestation यानी कि कही हुई बातें, by the offering of his willingness, उसकी भी तो इच्छा है, of his willingness to be bound by, जहां समझ नहीं आए पूछ लेना, अदरवाइज ये सब समझा रखा है, इन चीजों को रिपीट करने का एज सच अब वो नहीं है, सिर्फ हमको लिखना है, क्योंकि जब टेस्ट लेंगी मैडम तब आप लिखेंगे क्या उस चीज के लिए। द टर्म एक्सेप्टेंस, देखो बेटा जहां पे हम वर्ड यूज करते हैं ना द टर्म, तो हम फिर इसको कोमा में कर देते हैं, हम कौन से टर्म की बात करते हैं हम वो बता रहे हैं। ठीक है, द टर्म एक्सेप्टेंस is defined under सेक्शन में सेक्शन का एस बड़ा रखेंगे, हमेशा कैपिटल में बनाएंगे। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे तो एस बड़ा होगा, इसका कैपिटल में होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इन्हीं पे मार्क्स कट जाते हैं और स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता, उसे लगता है अरे मैं तो बहुत अच्छा लिख के आया था। जब भी आप कोई आर्टिकल कोई सेक्शन लिखोगे तो एस कैपिटल करके लिखोगे। सी इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2AB। नाउ सेक्शन 2B क्या कहता है एक्सेप्टेंस को लेकर के, किसका, सेक्शन 2B किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, यहां पे बता देंगे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। मैम सिग्निफाई हिज एसेंट के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या बेटा, सिग्निफाई हिज एसेंट के बाद क्या लिखा हुआ है? देयर टू है क्या है? when the person to whom the proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted। ओके मैम, विजिबल है? Yes, ma'am.
चलिए a proposal when accepted becomes a promise. अगर कोई पूछे प्रोमिस की डेफिनेशन कहाँ है, तो प्रोमिस भी सेक्शन 2B में ही है, ये कहीं अलग से नहीं है, ठीक है। The analysis of this legal definition लिखो जी, एनालिसिस करते हैं अब आप, देखो है ना, you have analytical view shows that एनालिसिस को कहते हैं विश्लेषण करना बेटा, and acceptance is the consent. जैसे हमने उसमें उसे तो हमने 3 पॉइंट में किया था प्रपोजल को, इसको हम एक पैराग्राफ में बता रहे हैं, है ना। इज द कंसेंट गिवन टू द ऑफर, गिवन टू द ऑफर, ऑफर जो था उसकी हमने कंसेंट दी है, और इसको प्रपोजल भी बोलते हैं। एंड बाइंडिंग contract between the offerer and offeree come into existence on the acceptance of proposal, on the acceptance of proposal। लिखो जी जल्दी, एग्जाम्पल लिखते हैं अब इसका। व्हाट इज एन एग्जाम्पल? ए ऑफर्स टू सेल जल्दी जल्दी हिज कार। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको देकर के इसे समझा चुकी हूँ, अब आप इन्हें खुद समझेंगे, ठीक है। बहुत बार बताया बेटा, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी ₹90,000। आज भी अवतार सिंह ने जो बुक लिखी है उसमें कार 90,000 की मिलती है, क्या आज मिल जाएगी? नहीं, नहीं मिलेगी, है ना। तो इसीलिए रेट फिक्स है, 90,000 लिख लेना। बी एक्सेप्ट्स, बी क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट करता है इस प्रपोजल को, एंड अग्रीज, एग्री हो गया, एग्री टू बाय एज कार ₹90,000। In this case, a binding contract comes into existence between A and B। हमने बता दिया, एक ने प्रपोजल दिया, एक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आ गया। चले किनाई? यस मैम। यस मैम।
essentials of a valid acceptance. देखो हम हर जगह ना वैलिड यूज करते हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस। क्योंकि एक्सेप्टेंस तो जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल देके भी बताया था कि उस चीज की भी हो सकती है, लेकिन नहीं, हमें वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड प्रपोजल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, हमें इलीगल नहीं पढ़ना है कुछ भी। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स। एसेंशियल्स क्या होता है? आवश्यक, एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व। ये एसेंशियल जो मैं करा रही हूँ और जो बताती हूँ आपको, यानी कि वो बातें जो वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए बहुत जरूरी है ना। दैट्स व्हाई द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। कौन कौन का? सबसे पहले क्या आएगा? तो एक्सेप्टेंस, the acceptance must be communicated. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस जिस तरह से प्रपोजल पहुंच जाना चाहिए ऑफरी के पास, ऐसे ही एक्सेप्टेंस पहुंच जानी चाहिए ऑफरर के पास। तो द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, the acceptance is completed only when it has been communicated. Only when it has been communicated to the offerer. Offerer until, फुल स्टॉप लगाएंगे यहां पे ऑफरर के बाद, until the acceptance is communicated, जब तक कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की जाती है, it doesn't create any legal relations। जो हमने उसमें बहुत आवश्यकता तो पढ़ा था प्रपोजल में, तो यहां पे क्या पढ़ेंगे? इट डजंट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट है, एक्सेप्टेंस तो हो जाए, लेकिन किसको? क्या किसी दूसरे को भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, जैसे कि इंग्लिश लॉ में होती है? द एक्सेप्टेंस, हेडिंग डालेंगे, मस्ट बी कम्युनिकेटेड to the offerer himself, to the offerer himself। सिर्फ किसको दोगे आप? स्वीकृति किसे जाएगी बेटा? जिसने प्रपोजल किया है हमें, उसे तो जाएगी स्वीकृति, उसे तो हम हाँ ना करेंगे जिसने हमें प्रपोज किया है। ठीक है, तो इसमें लिखो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, ज्यादा नहीं है। A valid contract arise only if acceptance is communicated वहां नहीं आया तो मैंने यहाँ लिया, to the person, communicated to the offerer himself।
if acceptance is communicated, if acceptance is communicated to the person, other than the offerer, अगर ऑफरर की बजाय किसी और को हाँ बोल दे तो क्या होगा, तो भी वहां पे लीगल रिलेशनशिप नहीं होगी। It will not create legal relationship. In fact, such communication is no communication at all. बिल्कुल भी ऐसा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं समझा जाएगा अगर एक्सेप्टेंस आपने ऑफर को नहीं दी है। चले आगे बेटा, शुड आई? यस मैम। एग्जाम्पल लिखिए। आप ये मत समझना ये जो मैम लिखवा रही है ये सारे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से एक आएगा और वो भी सॉलिड पॉइंट का लिखना है आपको, जो जो आपको बता दिया गया है, जिस जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है। एग्जाम्पल लिख लिए, ए ऑफर्ड, तैयार आपको सभी करने हैं। ए ऑफर्ड टू परचेज these horse and wrote a letter saying that see if I heard no more about the horse, I shall, मैंने आपको ये बताया भी था एग्जाम ये केस लो, I shall consider the horse mine। अगर आपने मुझे कोई जवाब नहीं लिख करके भेजा घोड़े के बारे में तो मैं ये समझूंगा कि घोड़ा मेरा है। एट ₹10,000 to this letter no reply, इस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया बेटा। by B, sent by B, to this letter no reply was sent by B, but B had, लेकिन क्या किया, but B had instructed his auctioneer C, जो ये है ये वाला C, not to sell the horse। ये क्या लिखा है आपने? इंस्ट्रक्टेड his auctioneer, AU, यहां लिख देती हूँ क्लियर, AUCTIONER। ऑक्शनर कौन था, ये C, ये वाला, उसे इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इसे बेचना नहीं, नोट टू सेल द हॉर्स, घोड़ा बेचना नहीं है, एज इट वॉज ऑलरेडी सोल्ड। However,
सी सोल्ड दैट horse, बेच दिया। लेकिन इसने सिर्फ बी ने क्या किया, इसको इंस्ट्रक्ट किया, इसने वहां नहीं बोला, अपने ए को रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ बोल के छोड़ दिया भाई बेचिए मत, क्योंकि ये वहां पे वो है। अदरवाइज वो ये कह रहे थे कि कोई रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझूंगा कि ये मेरा है। इन दिस केस a binding contract doesn't come into existence. लो जी, नाउ थर्ड पॉइंट है आपका, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड by the person, to नहीं by the person who has authority to accept. और किसको अथॉरिटी होती है, मैंने आपको प्रपोज किया है, सपोज मैंने बी को बोला है कि मेरा ये मोबाइल क्या आप खरीद लोगे, तो क्या सी एक्सेप्टेंस दे देगा मुझे? कौन देगा एक्सेप्टेंस? बी ही देगा, मैम बी देगा। जिसको अथॉरिटी है, जिसको पूरा राइट है। और देखना, याद रखना मेरा ये पॉइंट, इन इंग्लिश लॉ अदर पर्सन अदर देन ऑफरी can give the acceptance to offer, but in Indian law only the person to whom the proposal is made is having the authority to accept it. And now कई बार एजेंट होते हैं, these persons जो अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी दे दी गई है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं सिर्फ। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं कि अगर बी को बोला है तो डी कर ले, डी को बोला है तो ये कर ले, ना, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। जिसको बोला है वही एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अगर क्योंकि एजेंट क्या होता है, एजेंट काम कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है एजेंट, तो उसको तो अथॉरिटी है फुल। सी देखिए यहाँ पे ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लिखिए जल्दी जल्दी। इसमें कुछ भी समझना है बच्चों पूछ सकते हो। A valid contract arises only for acceptance is communicated by a person who has the authority to accept. If it is communicated by an unauthorized person, it will not be in a binding contract. मैम एक बार इसे समझा दीजिए। हाँ बेटा, सी ये वही व्यक्ति, सपोज ए ने बी, मैंने मेरा मोबाइल है तो मैं बी को कह रही हूँ क्या आप इसे 2000 रुपए में खरीदेंगे, बी को किसे एक्सेप्टेंस देनी चाहिए? कौन एक्सेप्टेंस देगा इसकी?
बी की मदर, फादर, सिस्टर, बी के फ्रेंड्स, किसको देनी चाहिए? किसको अथॉरिटी है इसकी एक्सेप्टेंस देने की? मैम ओनली बी को। ओनली Only बी, B को। नॉट अदर देन बी, नॉट अदर देन ऑफरी। यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस उसी के द्वारा दी जाएगी, कम्युनिकेट की जाएगी बाय द पर्सन, उस व्यक्ति के द्वारा हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, जिसको पूरा अधिकार है कि मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं। अथॉरिटी कहते हैं पूरा अधिकार है टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अरे तूने उसका ये एक्सेप्टेंस क्यों ले ली भाई, क्यों दे दी, है ना? तो लड़ाइयां होने की चांसेस होते हैं, डिस्प्यूट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए, और मैंने प्रिंसिपल और एजेंट को क्यों इसमें मेंशन किया है? बिकॉज एजेंट वही करता है जो प्रिंसिपल चाहता है, एजेंट उसके बिहाफ पे काम करता है ना? सो आई मेंशन एजेंट हियर कि एजेंट तो कर सकता है, अथॉरिटी दी हुई है उसको, समझ रहे हो? लेकिन अंडर इंडियन लॉ सिर्फ जिसको एक्सेप्टेंस है वो ही, जिसको अथॉरिटी है वही एक्सेप्ट करेगा। और इन इंग्लिश लॉ कोई दूसरा भी एक्सेप्ट करता है, अपने फ्रेंड को भेज देगा, सी को, जाओ एक्सेप्ट कर लो। समझ रहे हो? आया समझ बेटा? जी मैम। क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़े। एक्सेप्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, थर्ड है, फिफ्थ पॉइंट आ रहा है हमारा बेटा, ये 4 पॉइंट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड के ऊपर लिख लेंगे अनकंडीशनल। कई बार अनक्वालिफाइड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसको अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड मींस अनकंडीशनल होनी चाहिए बेटा। ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म, लिखना शुरू कीजिए, बस होने वाला है हमारा एक्सेप्टेंस का भी। ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड in the form in which ये उसी तरह से स्वीकार किया जाएगा, in the form in which it is conveyed to the offeree। जिस तरीके से आपको बताया गया है आप उसी तरीके से इसको स्वीकार करेंगे। accepted in the form in which it has been communicated, conveyed, conveyed लगा लीजिए, communicated वर्ड यूज नहीं करेंगे हम यहाँ, VEYED, conveyed, conveyed माने कन्वे किया, मैसेज कन्वे किया, बताया, भेज दिया अपना मैसेज, conveyed to the offering। Now offeree cannot make any change from his side। अपनी तरफ से उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। Therefore चेंज की बात क्या है? change from his side, अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकता। आप साफ साफ लिखना है बेटा आपको, है ना? Therefore section 7 subsection 1
states that, ये कहता है acceptance must be absolute AB and unqualified, that is total and without conditions, यानी कि कंप्लीट होगी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट लिख लो इसके ऊपर, और अनक्वालिफाइड का मतलब होता है बिना शर्त के, लिख लो बिना शर्त के। अनक्वालिफाइड दैट इज टोटल एंड विदाउट कंडीशंस, बिना कंडीशंस के। Offeree should neither add ना तो जोड़ सकता है, add to nor reduce from the offer, ऑफर में से कुछ ना तो घटा सकता ना बढ़ा सकता। एनीथिंग फ्रॉम द ऑफर, एनीथिंग हिज साइड, any change, any such change from his side कोई भी चेंज अगर वो करता है, एनी चेंज फ्रॉम हिज साइड क्या हो जाएगा, मैंने कितनी बार बता रखा है, बताओ। अगर वो चेंज करके एक्सेप्टेंस देता है तो क्या हो जाएगा, बोल ही नहीं रहे। अगर वो चेंज करके एक्सेप्टेंस देता है तो क्या होगा बच्चों, अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सेप्टेंस वाई एब्सेंट, ये एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, डिस्कस। अगर ये क्वेश्चन आ गया वाई सॉरी एक्सेप्टेंस इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 7, डिस्कस। कैसे लिखेंगे आप, उठा के ये लिख देना, क्योंकि अगर ये सिर्फ इतना पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। इसके अलावा एक शब्द भी मत लिखना, समझ जाएगा कि आपको समझ है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखिए फटाफट। एस ऑफर्स टू सेल हिज कार, आपके एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त हैं, इसीलिए इन्हीं को ही सेट करना बेटा। टू वाई एट ए सर्टेन प्राइस, Y accepts the offer with the condition that payment shall take place after a month. That payment shall take place after a month. क्या किया इसने, क्या हो गया अब ये, दिस इज ए काउंटर ऑफर।
किसकी तरफ से? फ्रॉम वाई, वाई की तरफ से। द ऑफर फ्रॉम एस स्टैंड्स रिजेक्टेड, द ऑफर फ्रॉम एस स्टैंड्स रिजेक्टेड। उसका तो रिजेक्ट हो गया ना। अब ऑफर किसकी तरफ से आया? मैं आपका कार खरीदना चाहता हूं, लेकिन आपका ये जो टू सेल हिज व्हाट, कार भी है भाई यहाँ, अगर कुछ छूट जाए तो इसलिए मैं बोल बोल के लिखवाती हूँ। टू सेल हिज कार, टू सेल हिज कार एट सर्टेन प्राइस, ठीक है। वाई एक्सेप्ट द ऑफर विद द कंडीशन, लेकिन वाई ये कहता है कि ठीक है मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन मैं पेमेंट कैसे करूंगा? 1 महीने बाद करूंगा। अब ऑफर किसकी तरफ से है? अब ये किसकी मर्जी पे आके बात ठहरी है कि वो स्वीकार करे या उसे रिजेक्ट करे? एस की, है ना? बच्चों सुन भी रहे हो? यस मैम। यस मैम। या थक गए? थक गए? मैम हाँ, थक गए हो क्या? चलो, थक जाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन हारना नहीं है, क्योंकि थका हुआ उठ के चल देता है, हारा हुआ नहीं उठता। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं इसको, है ना? हम यहीं पे छोड़ देते हैं। यू हैव टू बी विद फ्रेश माइंड। अगर अभी आपको लग रहा है कि इट इज मोर देन एनफ, ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एंड काइंड्स ऑफ ऑफर का मैं आपको नोट्स भेजूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। एक एक शब्द लिखना है, जो 3 पेजेस मैंने आपको छुड़वाए थे वो उसमें आपको वो लिखना है। फिर हमारा ये इसके अलावा एक क्वेश्चन और होके कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर, ठीक है? लेकिन चैप्टर ऐसा होना चाहिए बेटा कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा सेक्शन है, कहाँ कहाँ डेफिनेशन है, कहाँ कहाँ पर अनक्वालिफाइड है, कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 7(1) कहता है अनकंडीशनल होनी चाहिए। कहाँ लिखा है? सेक्शन 7 कहता है। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में देखिएगा जाके, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो। आपको रट्टाफिकेशन वाला नहीं बनना है। ऑल्दो वी वांट अ रिटन स्टफ आल्सो विद अस, एक रिटन स्टफ ऐसा होना चाहिए हमारे पास जिससे कि हम पढ़ ले उसे उस टाइम पर जब हमारा एग्जाम होगा, और हम उसी से प्रिपरेशन करें। लेकिन बेटा उससे पहले अपने माइंड में पेन डाउन करो, कॉपी पे अपने आप पेन डाउन हो जाएगा, ठीक है? और इसी के साथ हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो मैं अभी भेजूंगी मैं आपको आज ही, काइंड्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर, ये आपको खुद लिख करके मुझे एक एक बच्चे को व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप भेजने हैं, सो दैट आई कैन चेक, ठीक है? एक एक बच्चा भेजेगा, किसी का भी एक्सक्यूज है, सबके नाम। आज नहीं बेटा, नेम नेक्स्ट क्लास इवनिंग में है। नहीं बेटा आज नहीं है, ठीक है? ठीक है मयंक, मैं आपको क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनिए, फोकसली सुनिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको काइंड्स ऑफ ऑफर का लिख करके मुझे व्हाट्सएप करके भेजना है, सो दैट मैं ये कंफर्म हो जाऊं आपने क्वेश्चन लिख लिया है। और जो मैं भेजूंगी आपको वो लिखना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? बाकी जो मैं यहाँ लिखवाऊंगी वो ही लिखते चले जाना है। चलिए मैम। हाँ जी, बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम बाय। मुझे इससे पहले के नोट्स चाहिए थे। इससे पहले के नोट्स चाहिए? ठीक है, आपको इससे पहले के नोट्स में मिल जाएंगे। वैसे तो नोट्स हमारे अभी शुरू हुए हैं ये प्रपोजल से ही। आपको आज की क्लास से पहले के चाहिए? नहीं मैम, मतलब जो स्टार्टिंग से जो आपने जो समझा रही थी ना जिस टाइम आपने क्लास अच्छा, समझानी वो स्टार्ट भी करा चाहिए था। आपको? समझाने वाले भी चाहिए? ठीक है, मिल जाएंगे, वो यस तो मैम, कोई वही बड़ी चाहिए बात नहीं बस। है। एक चार्ट भी बनवाया था शुरू में ही, वो चार्ट भी बना लेना बेटा। मेरे पास भी मैम नहीं अभी है भी चार्ट। नहीं है, हम ग्रुप पे भेज देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी चार्ट को। और या अगर किसी बच्चे के पास है तो बेटा आप भेज देना। मेरे पास नहीं है। नहीं, आपके पास नहीं होंगे जन्नत, चलिए मैं भेज दूंगी अगर ऐसी बात है। लेकिन मैं जो आपको कह रही हूँ, काइंड्स ऑफ ऑफर को आप खुद करेंगे और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे या फिर ग्रुप पे डाल देंगे।
ग्रुप में हम सब देखेंगे, पर्सनली भेजोगे तो सिर्फ मैं जी दीजिए, मैम। ठीक है? चलिए, ओके मैम। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम, बाय बेटा, बाय मैम। बाय 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 Bye, ma'am. बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मीम, मीम, नेक्स्ट क्लास इवनिंग में है।